नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी जो डोमेन सब्जेक्ट है CUET बीकॉम का जो इस डोमेन सब्जेक्ट CUET जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल होगा, वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह डिस्क्राइब कर दिया है CUET, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब क्या चाहिए आपको दोस्तों, और वो भी ओनली 12th क्लास के लेवल का रहेगा, ठीक है। 11th भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग इसका 301 कोड है, सिलेबस फॉर क्लास 12th। नेक्स्ट अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि बता रहा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। कह रहा है कि 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों डोमेन में? 50 क्वेश्चन होंगे, 40 ही करना है, मतलब 10 आपको ऐसे ही छोड़ देना है और 40 में 40 करके आना है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर, पहला आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप। पहला आपका क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप फर्म। अब बोल रहा है कि जो NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड एग्जाम्पल, है ना। उसका NPO क्या है, उसके एग्जाम्पल मैं लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके मीनिंग और उसके एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में समझना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे NPO का जो भी एग्जाम्पल, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, जितने सारे कौन कौन से ऐसी संस्थाएं होंगी जो NPO के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। फिर रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में भी ऑलरेडी बताया जा चुका है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड, मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे टूर्नामेंट कराना है तो टूर्नामेंट के लिए फंड बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड इनकम टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएंगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट बनता है उसी तरीके से रिसीव पेमेंट अकाउंट बनता है। लेफ्ट साइड में जो पैसा आया होगा उसको लिखेंगे, राइट साइड में जो पैसा गया होगा उसको लिखेंगे। रिसीव पेमेंट अकाउंट एक आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो खर्चे होंगे लेफ्ट साइड में और जो इनकम होंगे राइट साइड में दिखाते, वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को दिखाते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम को दिखाते हैं। और रिसीव पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों नेचर के आइटम को दिखाते हैं, ठीक है ना। और इससे इनकम एक्सपेंडिचर से, अगर इनकम साइड का ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है तो डेफिसिट आता है। फिर बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट 2 बनता है आपका, ठीक है ना। बैलेंस शीट कैसे? रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है और जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। उसी तरीके से रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स दिया होता है उसकी सहायता से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज रिसीव पेमेंट अकाउंट आपका एक तरीके से जो ट्रायल बैलेंस होता है वह होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग के भी आइटम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के भी। उसी तरीके से रिसीव पेमेंट अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर के भी आइटम उसमें रहता है और बैलेंस शीट का भी रहता है, उसी में से निकाल के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है ना। और बैलेंस शीट जब हम पढ़ते हैं तो 2 बैलेंस शीट पढ़ते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो कैपिटल फंड पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप से रिलेटेड जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं कि पार्टनरशिप में आपका बेसिकली देखिए सोल प्रोप्राइटर था, उसको खत्म करके पार्टनरशिप बिजनेस आया, ठीक है ना। मतलब उसमें जितनी सारी कमियां थी उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए। अब इसमें बिजनेस करते हैं लोग ऐसे नॉर्मली आके, फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, फिर वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, फिर बिजनेस बढ़ जाता है तो कोई न्यू पार्टनर की एंट्री कराते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ बिजनेस लंबा समय होता है, धीरे धीरे पार्टनर रिटायर ले लेते हैं, फिर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिजनेस एक समय आता है कि बंद करना पड़ता है, डिसोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आपका कि नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड है ना। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको रिटेन या ओरल फॉर्म में जो हम लोग समझौता कर लेते हैं उसको पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं।
उसके बाद इसमें फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ते हैं कि हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन सर इसका नाम क्यों है? बिकॉज पार्टनर को बस बांटने वाला पैसा इसमें लिखा जाता है, इस वजह से इसको एप्रोप्रिएशन के नाम से जानते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर पार्टनर्स का कैपिटल होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दो तरीके से होता है। फिक्स्ड अगर रहेगा तो उसका दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स करेंट और एक कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ये भी डिटेल में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनर के बीच में, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ समय बाद क्या करेंगे, उसका रिकंस्टिट्यूशन करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उसका फिर से कुछ उसमें चेंज लाना। तो क्या क्या चेंज हो सकता है आपका? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, कि चलो अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2-4 साल बाद अच्छा बिजनेस जब ग्रोथ कर जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो निकलता है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो बचा के प्रॉफिट रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, उस जब एक नया पार्टनर्स आएगा या फिर जब हम जिस दिन अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो पुराना हिसाब किताब पुराने रेशियो में क्लियर कर लेंगे। गुडविल क्या होता है कि उसके नेचर, फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे गुडविल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। साथ में कितने मेथड होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड है ना, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। जैसे मल्टीप्लायर हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, देखिए रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ न कुछ चेंजेस आ जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म में जब कुछ न कुछ चेंजेस आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब एक नया पार्टनर की एडमिशन कराया जाएगा, जैसे उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो उसके बिजनेस को संभाल ले, तब वो न्यू पार्टनर की एंट्री कराता है। फिर उसके बाद बता रहा है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एक नए पार्टनर्स आते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग चेंज होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, गुडविल कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होता है, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, सबके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो पिछला बकाया जितना सारा रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिटायरमेंट या तो डेथ, एक स्वेच्छा से रिटायरमेंट हो जाएगा या फिर एक भगवान की बुलावा हो जाएगा तब रिटायरमेंट होगा, ठीक है ना। तब भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। जो पार्टनर रिटायर होगा उसके हिस्से का पूरा कैपिटल, उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, सब उसको दे दिया जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाएगा, है ना, और जितने सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा आपका डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, कैसे अकाउंट को सेटल किया जाएगा, कैसे अकाउंटिंग किए जाएंगे, जिसमें हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन बनाते हैं इसमें, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। साथ में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर लोन अकाउंट भी बनाया जाता है। एक्सक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ द कंपनी एंड इंस्टॉल, मतलब इसमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उसको छोड़कर, पीस मिल का मतलब होता है जिसका कैपिटल ज़्यादा है फिर कम है, तो पहले हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक जिसका कैपिटल ज़्यादा उसको देते हैं, फिर कम वाले को देते हैं, ऐसे कर करके हम लोग कैपिटल को बांटते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जब लास्ट में पैसा बचता है सभी एसेट्स को बेचने के बाद, सब कुछ सबका क्रेडिटर वगैरह का पैसा देने के बाद, जब कैपिटल की पैसा देने की बारी आती है तो एक सिस्टम अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग पीस मिल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आप 12th में पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए होंगे तो वो लोग कंप्यूटराइज पढ़ते हैं, बट आपको इसमें यहाँ पे पढ़ना होगा, और इसमें 6-7 चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना होगा कि शेयर डिवेंचर्स क्या है, जब कंपनी कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है तो शेयर इशू करती है, जब कंपनी लोन पैसा लेना चाहती है तो डिवेंचर इशू करती है। एक सर्टिफिकेट होता है कि हमने आपसे पैसा लिया, उसके बदले एक सर्टिफिकेट दे दिया, शेयर का, कैपिटल का पैसा लिया हुआ तो शेयर का सर्टिफिकेट देंगे, लोन के रूप में आपसे पैसा लिया होंगे तो एक प्रूफ के रूप में डिवेंचर का सर्टिफिकेट आपको
दे देंगे, ठीक है ना। शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके कितने मीनिंग होंगे, मीनिंग और उसके कितने टाइप्स होंगे उसके बारे में समझना है। साथ में शेयर कैपिटल में जो इशू करते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, है ना, उसकी क्या एंट्री होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे 10,000 शेयर है, हमने इशू कर दिया, 15,000 लोग आ गए तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10,000 शेयर है, उससे कम ही लोग आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इशू एट पर, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, ये सब के बारे में हम लोग को समझना है। इशू एट पर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कॉल्स इन एडवांस मतलब जब एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, एडवांस बोलते हैं। जो पैसा मांगे हैं वही नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। शेयर को इशू करते हैं कैश के बदले, जैसे हमने किसी से प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, उसके बदले शेयर दे दिया है ना, पैसा नहीं लिया। नेक्स्ट है आपका कि शेयर को फॉरफिट कर लेना, जैसे जो पैसा बकाया होता है, अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर को छीन लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, जैसे हमने आपको 10,000 का बाइक दिया, ठीक है, आप 6,000 रुपये दिए, 4,000 नहीं दिए, हम आपको बहुत बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं दे रहे हो, हम जाएंगे बाइक भी छीन लेंगे, पैसा जो दिए वो भी नहीं देंगे। तो पैसा जो आपको पहले मिल चुका था शेयर का 10 रुपये का 6 रुपये दे चुके हो, 4 रुपये बकाया था, आप नहीं दे रहे हो तो शेयर भी आपके नाम से कैंसिल कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, 6 रुपये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। फिर उस शेयर को किसी और को बेचेंगे जिसको बोलेंगे री इशू। जैसे बाइक किसी और को बेचेंगे तो रीसेल बोलते हैं, उसी तरीके से शेयर किसी और को बेचेंगे तो री इशू बोलेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर्स है ना, कैसे बैलेंस शीट में शेयर एंड डिवेंचर को दिखाया जाता है, शो कराया जाता है, इसके बारे में भी समझना है। डिवेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किया जाता है, एड पर, एड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एड पर का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर 10 में इशू करेंगे तो एड पर, 10 रुपये का शेयर 15 में इशू करेंगे तो एड प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर 10 से कम पे इशू करेंगे तो एड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि जैसे हमने डिवेंचर इशू किया और पैसा लिया तो कंसिडरेशन फॉर कैश हो गया। हमने डिवेंचर इशू किया और उसके बदले कोई प्रॉपर्टी ले लिया, पैसा नहीं लिया, तो उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद डिवेंचर का कैसे पेमेंट किया जाएगा, है ना। डिवेंचर रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, ठीक है ना। आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड, मतलब कि डिवेंचर का पेमेंट कैसे करेंगे। मेरे पास जो ऑलरेडी एक जैसे आपसे पैसा हमने लिया 10,000 तो किसी राम से पैसा लेके फिर आपको दे देंगे, ठीक है ना। मतलब आपसे डिवेंचर के रूप में पैसा लिया है तो हम किसी नए पर्सन को डिवेंचर इशू करके उससे जो पैसा आएगा उसको आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आउट ऑफ द फ्रेश नया शेयर इशू करके या फिर डिवेंचर इशू करके आपको पेमेंट कर देंगे, या फिर हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखेंगे आपके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के उसको कहीं इन्वेस्ट करते चलेंगे जिसको सिंकिंग फंड बोलेंगे, उसके जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना। जब हम लोग अकाउंटिंग कर लेते हो तो उसका एनालिसिस करते हैं, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, उसका क्या परसेंटेज आया, जिसमें अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी क्या है, प्रेजेंटेशन, इसका सारा नोट्स अवेलेबल है हम लोगों के पास, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके का नोट्स है। पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस, ठीक है ना, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फर्स्ट रैंक तक लाए हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अल्पाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगा। आपको गारंटी देते हैं, आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो उससे 200% ज़्यादा सर्विसेज अच्छी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको क्या पर्पज़ होता है, उसके क्या लिमिटेशन होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में समझना है, ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मीनिंग मतलब है ना कि सब हेडिंग, मेन हेडिंग और आइटम्स। जैसे डिवेंचर का सब हेडिंग क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और मेन हेडिंग क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो ऐसे करके आपको समझना है। टूल्स कौन कौन होते हैं, जैसे आपका कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, है ना, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में भी समझना। रेशियो में क्या पढ़ना है ये भी बता दिया है कि लिक्विडिटी रेशियो, बस करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी में डेब्ट, टोटल एसेट, डेब्ट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। साथ में एक्टिविटी में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों अलग अलग होता है।
ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैसे निकालते हैं और डीपीएस कैसे, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इसके बारे में हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में समझना है। आगे आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। आप फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कैसे ला सकते हैं, जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये ऑलरेडी आपको हम बताकर, ठीक है ना, ऐप में अपलोड कर चुके हैं वीडियो, ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑलरेडी ऐप में वीडियो अपलोड है। इसका एमसीक्यू वीडियो भी है, आप देख लीजिए इसको। डिविडेंड एंड टैक्स, सेल ऑफ द परचेज ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स, है ना। अब इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी कॉमर्स की सबसे बड़ी संस्था ICAI है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। फिर इसका लास्ट पोर्शन जो कि बहुत ही सिंपल है, बट जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल भी है, ऐसी बात नहीं है कि एकदम सिंपल है, ठीक है ना। और वह क्या है सर, तो यह आपका है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसके किसके बारे में समझना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में समझना है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है ना। ओवरव्यू आज जैसे कि टैली हम लोग ERP 9.0 है ना, उसमें जो टैली करते हैं, कैसे टैली करते हैं, उसमें F1 F2 का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, टैली कैसे क्रिएट किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, CAS का कभी कोई पूरा नाम पूछ देता है। फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, स्ट्रक्चर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसको जब हम सीख लेते हैं तो कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसका कुछ प्रोसीजर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा आपको डिटेल ऐप में बताया गया। यूट्यूब पे हम पूरा वीडियो नहीं दे सकते, हमारी भी मजबूरी है। अगर 100 वीडियो होगा तो हम 20-25 वीडियो ही यूट्यूब पे दे सकते हैं। सारा वीडियो आप ऐप में जब कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें मिलेगा, ठीक है ना। स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द CAS, प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट ऑफ द अकाउंट, है ना, कोडिफिकेशन, हायरार्ची ऑफ द अकाउंट हेड्स, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, एडजस्टिंग एंट्री, है ना, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं किसमें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, मतलब ऊपर जो आप पढ़े थे 11वीं क्लास में, वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करना है कि जर्नल लेजर कैसे फिट किया जाता है टैली में, ठीक है ना। क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। ओपनिंग एंट्री बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। सिक्योरिटी ऑफ CAS एंड सिक्योरिटी फीचर्स आर जनरली अवेलेबल इन CAS, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड to understand and practice of the entire accounting process using accounting package। कोई अकाउंटिंग पैकेज जैसे आपका टैली ERP है ना, या फिर कोई दूसरा पैकेज हम परचेज करके उसमें सीख सकते हैं, ठीक है ना। आगे है आपका DBMS जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आप लोग जब BCom में जाओगे तो IT में भी आपको पढ़ाया जाएगा DBMS के बारे में पूरा डिटेल। DBMS का पूरा नाम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, है ना, क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए कैसे डेटा टेबल तैयार किए जाते हैं, यूजिंग क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच एज शेयर होल्डर्स, रिकॉर्ड, सेल्स, है ना, मतलब पूरा पेरोल सिस्टम बनाया जाएगा। अकाउंटिंग जितने सारे शेयर होल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर का प्रोफाइल, सभी कस्टमर के प्रोफाइल, है ना, कौन कस्टमर कहाँ से है उसका क्लिक करेंगे, वो कितना हमसे पैसा का सामान लिया, कितना हमको पैसा दिया, उसका पूरा डेटा एक जगह पे आ जाएगा। प्रॉफिट पेरोल्स, एम्प्लॉय प्रॉफिट एंड पेटी कैश रजिस्टर्ड। उसके बाद आगे बता रहा है कि अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब होता है जैसे हम किसी का होता है ना, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हमको एक रसीद मिल जाती है, उसी तरीके से हम पेमेंट का पेरोल सिस्टम बनाते हैं पेमेंट का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है उसके बारे में समझना है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उसके फीचर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों को और क्या समझना है दोस्तों, साथ ही साथ में एप्लीकेशन, मतलब इसका क्या एप्लीकेशन क्या अप्लाई करना पड़ता है एग्जैक्ट में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन द जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हर अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या इसको यूज करते हैं, इसको कैसे हम लोग इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना। प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स, है ना, लोन पेमेंट शेड्यूल्स, पेरोल, अकाउंटिंग एंड अदर सच कंपनी। जैसे हम कहीं से लोन लेते हैं तो हम बता देते हैं ना कि 5 साल के लिए इतने % से हमको कितना पेमेंट पर मंथ करना होगा कि हमारा
लोन पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ कैलकुलेटेड होता है, तुरंत कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है ना। कि कोई मशीन खरीदे हैं, इतने दिन तक चलेगा, इतना उसका स्क्रैप वैल्यू होगा, तो क्या रेट होगा डेप्रिसिएशन का, ये सारा चीज़ बता देता है। तो यह कंप्लीट डिटेल था आपका अकाउंटिंग का, जिसमें इससे बियॉन्ड आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे बियॉन्ड आपका अकाउंटिंग में नहीं आने वाले हैं, यही रहेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बताया, ऐसा नहीं कि बस बता दिया ये टॉपिक है, मैंने उसके बारे में समझाते हुए बताया, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी हम आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का भी बताएंगे। जो बनारस जो ड्यू का फॉर्म नहीं भरे हैं वो अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जनरल टेस्ट पे, ठीक है ना। उनका एडमिशन श्योर हो जाएगा, ठीक। माइंड से मतलब आप थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस है नहीं, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते चले जा रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ में अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पेड कोर्सेज, साथ में बहुत सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं पेड कोर्स ज्वाइन कर ले, अदरवाइज फ्री मटेरियल भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। सब कुछ हम नहीं दे सकते बिकॉज हम पेड कोर्सेज चला रहे हैं, अगर हम फ्री में चलाते तो सब कुछ आपको फ्री में दे सकते थे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।